बच्चों लोग, आज के सेशन का जो टॉपिक रहेगा कंडीशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो कंडीशन जो फेवर करता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, यानी कंडीशन फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवरेट कंडीशन क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक एक समझ एक आपको बताना, एक लॉ बताना मेरे को। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक हेस लॉ होता है। क्या होता है? हेस लॉ। तो हेस लॉ कोई नया चीज नहीं है। तो हेस लॉ का मतलब आप समझोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलोगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप पढ़े हो, एनर्जी हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, तो हेस लॉ का बेसिक मतलब होता है, अगर हम समझे फिजिक्स के टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये बेसिकली क्या है? हेस लॉ क्या है? एनर्जी का कंजर्वेशन है। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा बोला गया है। तो हेस लॉ का स्टेटमेंट समझो आप। बोला कि पॉइंट वन, यानी पॉइंट वन मार्क कर लेता है वो सामने, और पॉइंट वन से पॉइंट टू। ठीक है, पॉइंट वन से पॉइंट टू, दो पॉइंट हम मार्क कर लिए। तो पॉइंट वन से पॉइंट टू तुम कैसे भी जाओ। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान देना, स्पेस में दो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट वन है और ये मेरा पॉइंट टू है। ठीक है, ये हाइट मान ले एच मान लेते हैं इस हाइट को। यहाँ पे एक एम मास है, यहाँ पे एम मास है। इस मास को, एम मास को तुम नीचे लेके जाओगे, यहाँ पे एम, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा एम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एम पहुंचेगा, तो इसमें एनर्जी का जो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा और काइनेटिक गेन करेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपसे बोलेगा पोटेंशियल का लॉस कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। जो पी का लॉस होगा वो के में गेन करेगा, और ये कितना होगा? तो एम जी एच होगा, एम जी एच होगा। ठीक है, जो ए एम जी एच जो हम लिख रहे हैं, ये आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप ऐसे आओ, या आप, या आप ऐसे आओ, या आप ऐसे ऐसे आओ। ठीक है, आप किसी बात को फॉलो करो, एनर्जी का चेंज चेंज क्या हो? सेम रहेगा, यानी एम जी एच ही रहेगा। आपको मैं एग्जांपल समझा रहा था कि पॉइंट वन से टू में, आप वन से टू में पहुंच रहे हो, आप कैसे किसी बात को फॉलो करोगे, आपका ये वैल्यू सेम रहेगा, एम जी एच ही रहेगा। ठीक है, यानी अगर आपका इनिशियल पॉइंट इनफाइनल पॉइंट अगर फिक्स है, तो एनर्जी के चेंज में कोई कोई भी, यानी एनर्जी का चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एनर्जी का चेंज डिपेंड नहीं करता के पाथ पे, डिपेंड नहीं करता है आपके पाथ पे। ठीक, तो आप किसी बात को फॉलो करें, एनर्जी का चेंज चेंज सेम रहेगा। तो आप ऐसे लिस्ट हो गया, एनर्जी इज change change in energy, change in energy is path independent, is path independent, यानी पाथ को डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हेस लॉ बेसिकली ये है। हेस लॉ बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी का जो चेंज होगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हेस लॉ का हम केमिस्ट्री के टर्म में बोले, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं, तो हेस लॉ को कैसे हम लिखेंगे, तो ध्यान देना। तो हेस लॉ बेसिकली क्या है? बोला गया कि अगर मान लेते हैं आप जा रहे हो ए से डी पे, आप ए से डी पे जा रहे हो, ए से डी पे जा रहे हो, तो ए से डी पे डायरेक्ट जाओ। यहाँ पे एनर्जी का चेंज होगा, डेल्टा एच लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एनर्जी का डेल्टा एच लिख रहे हैं। या फिर आप ऐसा फॉलो करो कि पहले ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से फिर डी गया। तो यहाँ पे दो रूट है, ये पहला रूट है और ये सेकंड रूट आपका है। फर्स्ट रूट में ए से डी डायरेक्ट चले गया, और सेकंड रूट में पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया।
तो यहाँ पे एनर्जी का चेन को डेल्टा H1 बोल रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा एनर्जी का चेन को डेल्टा H2 बोल रहे हैं, और यहाँ पे डेल्टा H3 बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, पहले पाथ में एनर्जी का चेंज क्या डेल्टा H है, और सेकंड पाथ में एनर्जी का चेंज क्या होगा डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3। तो बोला क्या गया है कि दोनों का जो एनर्जी का चेंज होगा सेम होगा। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के वैल्यू को इक्वल टू हम डेल्टा H ले सकते हैं। यानी बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि जो डेल्टा H यहाँ पे है ये मस्ट इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा। कैसे बोल रहे हैं, यूजिंग हम हेस लॉ, यूजिंग हेस लॉ। तो हेस लॉ का यूज करके हम बात बोल रहे हैं। तो हेस लॉ का मतलब होता है कि आप किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो या मल्टी स्टेप में करो, एनर्जी का चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपका पॉइंट फिक्स है, यानी कोई प्रोसेस अगर सिंगल स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, ठीक है, एनर्जी का चेंज क्या होता है, सेम होता है। यही था आपका हेस लॉ, यही था आपका हेस लॉ। ठीक है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है आपको अपना टॉपिक क्या का है। तो बोला क्या गया है कि हमको पता करना है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके सामने एग्जांपल क्या है। तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यूजिंग हेस लॉ, यूजिंग हेस लॉ। जब भी आयनिक बॉन्ड के लिए हेस लॉ जो अप्लाई करते हैं, इस टॉपिक को बोला जाता है बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोला गया इसको, बॉर्न, बॉर्न दिया था तो बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं इसको हम। तो टॉपिक का बिगिनिंग जो होगा ये था ना, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इसमें या तो हेस लॉ बोलते हैं इसको, हेस लॉ के थ्रू आप समझेगा, या इसको समझेगा यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल। आयनिक बॉन्ड का जो आयनिक बॉन्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं हेस लॉ, उसको बोला गया है बॉर्न हैबर साइकिल, बस एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली या तो हम आयनिक बॉन्ड का कंडीशन समझेंगे कि कब बनेगा, या हम बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक, अब समझ हमको क्या करना, हमको NaCl के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है यूजिंग हेस लॉ या फिर बॉर्न हैबर साइकिल। तो ध्यान देना इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दे, जब भी सोडियम बनेगा, जब भी सोडियम क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो NaCl किससे बनता है जी, तो NaCl सॉलिड फॉर्म करता है, सोडियम उसमें कहीं नहीं होगा। तो सोडियम का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, और प्लस क्लोरीन। तो क्लोरीन किस कहाँ से आता है, Cl2 से आता है, तो Cl2 से आएगा। तो Cl2 का स्टेट क्या होता है, गैस होता है। यानी Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस मिलेगा तो बनता है NaCl, बनता है NaCl। चूंकि NaCl में आपका Cl एक है, Cl का एक करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा देंगे तो एक हो जाए, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका NaCl सॉलिड के फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन लिख लिया। कहाँ से, इसके एलिमेंट के स्टेबल स्टेट से। यानी NaCl में Na और सोडियम और क्लोरीन है, उसका जो नेचुरल ऑकरिंग स्टेट है उसके थ्रू हम सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे उसका इक्वेशन लिख चुके हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, यानी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस में चेक करोगे तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा जी, तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान देना, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, यानी लेफ्ट साइड में कम से कम गैस है। राइट में क्या है, राइट में देखो, राइट में सॉलिड है, राइट में सिर्फ क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो राइट में सिर्फ सॉलिड है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में गैस और राइट में सॉलिड है। मतलब कहीं ना कहीं जब जब NaCl फॉर्म करेगा तो आपका आपका गैस क्या होगा, खत्म होगा, गैस क्या होगा, खत्म होगा। तो राइट में एक भी गैस नहीं है, लेफ्ट में गैस है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। इंट्रोपी डिक्रीज कर मतलब डेल्टा का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, डेल्टा का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमको पता है कि जब भी किसी प्रोसेस पे कमेंट करते हैं तो प्रोसेस पे कमेंट करने के लिए कौन सा सिंबल लिया गया, डेल्टा जी, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इसको बोल, ये बोला डेल्टा जी, और वो क्या सीखे हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी ये प्रोसेस ऑकर करेगा, ठीक है। डेल्टा जी 0 होगा मतलब प्रोसेस, और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब प्रोसेस नहीं ऑकर करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑकर नहीं करेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या सीखना है कि हमको आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन सीखना है, तो आयनिक बॉन्ड कब बने, कब फेवर करेगा, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का केस का मतलब क्या है कि हमको देखना कंडीशंस को कि कब डेल्टा जी नेगेटिव हो, कब डेल्टा जी नेगेटिव हो, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव हो मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव का कंटेंटम देखना है। अब ध्यान देना इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ए टर्म नेगेटिव है, ए टर्म नेगेटिव है, अब इस टर्म नेगेटिव में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए हो, क्योंकि टी पॉजिटिव होता है, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई का तो क्या टर्म हो जाएगा, पॉजिटिव, तो माइनस टी डेल्टा एस का टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस गिवन कंडीशन के लिए पॉजिटिव हो गया। तो आपको डेल्टा जी को अगर नेगेटिव होना है तो डेल्टा जी फुली डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे। डेल्टा जी फुली अगर नेगेटिव होना है तो डिपेंड करता है डेल्टा एच पे। तो अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एच इन डेल्टा एच फॉर्मेशन अगर नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर फॉर्मेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिख रहा है ना, क्योंकि टी डेल्टा का टर्म में माइनस मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो टर्म पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डेल्टा एच अगर फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर इस बॉन्ड बॉन्ड को बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होने का कंडीशन देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी बॉन्ड बनेगा, यानी बॉन्ड बनेगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो NaCl का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रोसेस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये नेगेटिव होगा तो फॉर्मेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोपी का फैक्टर तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंट्रोपी का फैक्टर तो क्या है, इसके फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट कौन सा कर रहा है, डेल्टा जी फॉर्मेशन का फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा जी फॉर्मेशन का फैक्टर अगर नेगेटिव होगा, वो भी इनफ नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी होना, ऐसा होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान देना यहाँ पे दो टर्म है ना, डेल्टा जो फॉर्मेशन यहाँ पे डेल्टा एच है, ठीक है, और टी डेल्टा एस है, तो इतना नेगेटिव होना चाहिए कि इसके इससे बड़ा होना चाहिए, यानी आपका जो वैल्यू है आपका डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। और कितना नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और कंडीशन याद रखो कि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, तो बोला गया कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, और कितना नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव ऐसा होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टी डेल्टा से बड़ा होना चाहिए, यानी इतना होगा तभी नेगेटिव करेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन माइनस टी डेल्टा एस था। तो ए टर्म तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो चुका है, तो अगर इसको नेगेटिव करना है तो फॉर्मेशन को नेगेटिव होना जरूरी है, और इतना नेगेटिव होना चाहिए कि ये टी डेल्टा से बड़ा होना चाहिए, यानी टी डेल्टा के फैक्टर से इसका वेक्टर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ मोड लगा दो, इसको मोड कर दो, यानी टी डेल्टा का मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, तभी आपका टर्म नेगेटिव होगा। यानी फॉर्मेशन का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई में बोल देते हैं कि आप इतना बोल दो तभी काम चलेगा कि डेल्टा जब फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि टी डेल्टा इसके फैक्टर से बड़ा होता है, जनरली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वे में बात करेंगे कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, तो बोलोगे जब डेल्टा जब फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा डेल्टा जब फॉर्मेशन को देखने का डिपेंडेंस देखने के लिए, ठीक है, कि डेल्टा जब फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, हमको अल्टीमेटली डेल्टा जब फॉर्मेशन को चेक करना है ना, तो उसका डिपेंडेंस को हम देखेंगे। ध्यान देना, जैसे अब NF सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस gives NaCl solid,
ठीक। और इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इसको हमको चेक करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि फॉर्मेशन में एक नया टर्म आ गया तो इस पर डिपेंडेंस चेक करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को तोड़ रहे हैं पार्ट्स में। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो हम बोले हुए हैं कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके NaCl बना लेगा, और ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक। चलो, तो सिंगल स्टेप में हम बता रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम ब्रेक कर रहे हैं अपने मल्टीपल पार्ट में। तो मल्टीपल पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या बोलना है कि अगर हम पहले सोडियम को भेज दें सोडियम गैस में, सोडियम गैस में, ठीक। यानी पहले सोडियम सोडियम गैस बना होगा। चलो सही है। तो सोडियम से सोडियम गैस बनने में कौन सा इंथैल्पी यूज होता है जी, इसको बोलते हैं हम लोग एटमाइजेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एटमाइजेशन इंथैल्पी। यानी इसको हम एटमाइज कर रहे हैं, ठीक। अब इंथैल्पी डिपेंड करता किस पे करेगा, तो डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग, जो कोई ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जिसका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है जी, तो डिपेंड करता है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस ऑफ आयन। तो ये आपको पता है। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी जो है, यानी सोडियम से सोडियम, सॉलिड से सोडियम गैस जाने का जो एंथैल्पी है, उसका डिपेंडेंस मेरे को पता है। डिपेंड किस पे करता है, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो ये हो गया एटमाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गया आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। अब ध्यान देना, अब सोडियम गैस से हम बना चाहते हैं सोडियम गैसेस आयन में फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो आप गैसियस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो वो उसको हम बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हो गया, यानी सोडियम गैस से सोडियम गैसेस आयन बनने में आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देना पड़ेगा। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। ये भी क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। यानी आपको दोनों में क्या होता है, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी दोनों में देना पड़ेगा। यानी बोथ स्टेप्स आर एनर्जी डिमांडिंग। अब ध्यान देना, आपको क्लोरीन से Cl गैस में लाना है इसको, मतलब को तो मान लेते हैं कि यहाँ पर Cl2 मतलब क्या है, Cl है। अगर तुम Cl2 का बॉन्ड तोड़ेगा तो तुमको कितना, 2 Cl मिलेगा। अगर तुम Cl2 का बॉन्ड तोड़ते हो तो तुमको कितना, 2 Cl गैस मिलता है। और बॉन्ड तोड़ने के लिए हम क्या एनर्जी देते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो अगर हम डेल्टा एच का अगर एनर्जी दे देंगे तो 2 Cl एटम मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमको एक ही Cl चाहिए, और हमको Cl एक ही चाहिए, तो इसको हाफ कर देंगे। क्योंकि अगर डेल्टा एच देंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, और एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या, 2 मोल Cl गैस मिलेगा। तो चूंकि आपको 1 मोल Cl गैस चाहिए, तो यहाँ पे हाफ लगा देंगे ताकि आपको एक ही गैस मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। यानी अभी तक जो तीनों तीनों एनर्जी का टर्म पढ़े हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव है। वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक। तो बन गया आपका सील गैस, तो बन गया आपका सील गैस। अब ध्यान देना कि सील गैस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो बनेगा सील गैसेस आयन बनेगा, ठीक है। तो सील गैस को हम चेंज किए सील गैस, सील माइनस आयन में, क्या चेंज किए, सील गैसेस आयन में चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव बना रहे हैं, तो इसमें एक एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। तो ये हो गया डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये टर्म एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। तो यहाँ तक मैं आपको क्या देखे हो कि आपका हो गया, आपका सोडियम गैस और सील गैस आयन बन चुका है, ठीक है। ठीक है,
Na प्लस NCl माइनस गैस, ये आपका गैसियस आयन फॉर्म कर चुका है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, अब यहां से एक क्या बनेगा, अब इन दोनों अगर आयन को तुम अगर क्लब करोगे तो दोनों क्लब करके जुड़ के कहाँ जाएगा, बनेगा NaCl सॉलिड बनेगा। इन दोनों गैसेस आयन को तुम आपस में अट्रैक्ट होके क्या बनेगा, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो गैसेस आयन से जब सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करता है उसमें एक एनर्जी का रिलीज होता है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। गैसेस प्लस आयन और नेगेटिव आयन इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। उस एनर्जी का रिलीज को बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ लैटिस। लैटिस को दो तरीके से डिफाइन किया गया था, एक तो जब या तो आयन को ब्रेक करो, या तो एक मूल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करो गैसेस आयन में, तो उस केस में आपका लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होता था। और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस आयन से क्या हो रहा है, आपका सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको एनर्जी को रिलीज को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और ससेंस क्या होता है, ससेंस होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका लैटिस का सेंस, ये हो गया आपका लैटिस का सेंस। ठीक, तो ये इतना सारा आपका एनर्जी का टर्म हुआ। यानी हम क्या बोल रहे थे, आप जो सिंगल स्टेप में प्रोसेस मुझे दिखा दिए थे कि ऐसा बनना चाहिए, उसको हम ब्रेक कर दिए मल्टीपल पार्ट में। पहले बोला था कि Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl सॉलिड, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था। इस प्रोसेस को हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व किए हैं तो दोनों केस में एनर्जी का चेंज सेम होना चाहिए, दोनों केस में एनर्जी का चेंज सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो डेल्टा जो फॉर्मेशन था उसको हम लिख सकते हैं अब डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन आयन प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस। यहाँ जो एनर्जी का टर्म देख रहे थे आप सिंगल स्टेप में, उसको हम इतने बड़े पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसी को बोला गया बॉर्न हार्बर साइकिल, इसी को बोला गया है बॉर्न हार्बर साइकिल। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मेशन में इतना ज्यादा एनर्जी का टर्म है उसमें देखोगे जो तीन टर्म है, तीन टर्म मतलब एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी दो दो टर्म क्या है, बाकी दो टर्म नेगेटिव है। तो ये जो तीनों का ये तो तीनों टर्म मैं क्लब कर रहा हूँ, ये तीन टर्म क्या होगा, ये तीनों टर्म कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और ये दो टर्म क्या है, दो टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना। तो एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होता है जी, तो बोला गया जो डेल्टा जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अभी नेगेटिव कब होगा जी, तो इसके अंदर मैं बता चुका हूँ फॉर्मेशन अंदर टर्म है, टर्म क्या था, एटमाइजेशन था प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी था प्लस आपका हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी था प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस है। तो बोला गया कि ये तीनों टर्म पॉजिटिव है, ये तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और ये दोनों टर्म नेगेटिव है। तो अब ध्यान देना, अगर इस पूरे टर्म को नेगेटिव होना है, यानी डेल्टा को नेगेटिव होना है, इसका मतलब क्या होगा, जो जो पॉजिटिव टर्म वो कम होना चाहिए, जो जो पॉजिटिव टर्म है वो कम होना चाहिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब फोर, तो फेवरेबल सपोज होता हम फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बोला क्या जाएगा,
कि आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, ये दोनों किस लिए? मेटल के लिए। तो एटमाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी लो, शुड बी लो, ये कम होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है किसका होता है? नॉन मेटल का होता है। तो डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल भी कम होना चाहिए। तो जितना ही पॉजिटिव वैल्यू है लो होना चाहिए, जितना ही पॉजिटिव वैल्यू है उसको लो करना है, ये लो होना चाहिए, और जितना नेगेटिव वैल्यू हाई होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। इसका मतलब जो डेल्टा जो बॉन्ड एंथैल्पी किसका? नॉन मेटल का, शुड बी लो, ठीक। एंड और क्या बोला गया? डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। जो भी नेगेटिव वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू हाई होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, शुड बी हाई। एंड डेल्टा लैटिस शुड बी हाई, ठीक है। तो लैटिस कैसा होता है? सॉल्ट का लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो सिंपल सा बोला गया, जो जो पॉजिटिव वैल्यू लो होना चाहिए, इसका मतलब लो क्या का होना चाहिए जी? तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लो होना चाहिए एटमाइजेशन को, एटमाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, इसको लो होना चाहिए, ठीक। और हाई किसको होना चाहिए? तो हाई होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डेल्टा एच ऑफ लैटिस, ये दोनों हाई होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का स्पेशल जो कंडीशन है हम बता सकते हैं कि कब अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, कब का आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक। अब इसी में ध्यान देना। अब तो हम लोग NaCl की बात कर ली, NaCl का बॉर्न हाइपर साइकिल हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग को ट्राई करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, राइट। तो हम क्वेश्चन लिखना आपके लिए, राइट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, ठीक है, एंड L2O3, दो सॉल्ट लिख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर, मतलब वही एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, उसी टर्म में। तो नॉन पैरामीटर्स यूजिंग हेस लॉ और बॉर्न हाइपर साइकिल, ठीक है। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए लिखना है, जो हम लोग NaCl लिख के दिखा चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट लिख के मुझे बताओ इसको, दोनों का आंसर क्या होगा। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक। तो पहले करें हम लोग CaCl2 के बारे में। तो ध्यान देना, CaCl2 कब कैसे बनेगा जी? तो CaCl2 बनेगा, तो CaCl2 यहाँ पे सॉलिड लिख देते हैं हम पहले से। तो बनता किससे है? तो बनता है यार कैल्शियम सॉलिड से प्लस Cl2 गैस। तो इसका जो फॉर्मेशन है उसको हमको लिखना है, तो ध्यान देना। इसे पहले आप एटमाइज करोगे, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी दोगे, बनेगा कैल्शियम गैस बनेगा। कैल्शियम गैस हमको कैल्शियम +2 जाना है, कैल्शियम +2 जाने मतलब क्या होगा? देना पड़ेगा हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, यानी कैल्शियम का दोनों वैल्यू को देना पड़ेगा, तो बनेगा कैल्शियम +2 गैसेशन बनेगा। प्लस आपको क्लोरीन 2 चाहिए, तो आपको एक बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको 2 क्लोरीन मिल जाएगा, तो यानी यहाँ पे पूरा बॉन्ड को ब्रेक करने एनर्जी देना पड़ेगा ताकि आपको 2 Cl मिल जाए, ठीक है। अब इन दोनों सील से हमको चाहिए 2 Cl गैस, 2 Cl माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी से काम नहीं चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देना पड़ेगा,
क्योंकि 2 आयन है ना, तो 2 देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके अब पहुंचा रहे हो कहाँ पे, सॉल्ट में, तो आपको लैटिस एनर्जी निकलेगा। तो डेल्टा लैटिस एनर्जी आपका इवॉल्व करने वाला है। इसका समेशन करेंगे तो क्या होगा, तुम बोल सकते हो फॉर्मेशन जो वैल्यू है, जो फॉर्मेशन वैल्यू है उसको लिख सकते हो इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट आयनेशन का फर्स्ट वैल्यू प्लस आयनेशन का सेकंड वैल्यू प्लस 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसमें एक और टर्म ऐड होगा, कौन सा, इसमें एक और ऐड कर देंगे डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, और साथ में लास्ट में क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ लैटिस। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको फॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं सारा स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम L2O3 का, तो L2O3 फॉर्मेशन में ध्यान देना, आपका अल्मोनियम 2 मिलेगा, 2 चाहिए, और O2 गैस कितना चाहिए, 3/2 चाहिए। इसका फॉर्मेशन जो होगा, इसमें क्या क्या एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा, तो आपको 2 अल्मोनियम को एटमाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्वाइस इंटू एटमाइजेशन एंथैल्पी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 अल्मोनियम को +3 चाहिए आपको, तो क्या होगा, आपको डेल्टा आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयनेशन एंथैल्पी सेकंड प्लस आयनेशन एंथैल्पी थर्ड, ये 2 बार करना पड़ेगा, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 बार करना आपको 2 आइटम के लिए, प्लस आपको दो ओ आइटम गैस चाहिए, तो 3/2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी आपको देना पड़ेगा। अब इससे हमको बनाना ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड में आयन में क्या होता है, तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, ये देना पड़ेगा, तो बनेगा 1 2, लेकिन चूंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ऑक्साइड मिल गया आपको। ठीक है, अब ये दोनों आयन मिल चुका है, तो दोनों आयन मिल गया, तो इन दोनों को यूज करके आपको कहाँ पहुंचना है, आपको पहुंचना है किस पे, इस पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में आपको लैटिस एनर्जी निकलेगा बाहर, लैटिस एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्न हार्बर साइकिल किसके लिए, L2O3 का। ठीक है, बस इसमें सारे को ऐड कर दो तो आपका फॉर्मेशन वालों को मिल जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो 3 मिलेगा आपको, तो यहाँ 3 कर ले, यहाँ भी 3 कर ले। ठीक, और यहाँ भी आप 3 कर ले, तो ये थोड़ा चेंज करना है इसमें आप बस। ठीक है, तो बाकी सर इसको ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है।